नमस्कार। मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोयश आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। और इस वक्त बिहार के अंदर एक बहुत बड़े फैसले की आहट सुनाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार सरकार जो है वो अवैध प्रवासियों को मतदान का जो अधिकार है वो उनसे छीन सकती है। यानी कि उन्हें अब आने वाले बिहार चुनाव में मतदान करने से पहले उनको ये बताना होगा कि वो यहीं के वैध नागरिक हैं, वो भारतीय हैं, तभी वो मतदान कर सकेंगे। ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बिहार में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अवैध प्रवासी रोहिंग्या मुसलमान इनकी जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक चिंता का विषय बनती जा रही है। हमने देखा है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात कई बार अनियंत्रित हुए हैं। हमने देखा है किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है अवैध प्रवासियों के ऊपर, अवैध नागरिकों के ऊपर जो है लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई हुई जा रही है। और अब बारी है बिहार की। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही ये निर्णय क्यों सामने आते हैं। और दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि जो लोग अवैध तरीके से यहां पे रह रहे हैं और जिन विशेष पार्टियों का ये वोट बैंक माने जाते हैं, आने वाले समय में उनके तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार सर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि कार्रवाई तो जरूरी है, ये कई राज्यों में देखी भी जा रही है। जो नेता इनसे प्रेम करते हैं, विरोध भी जताते हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों ये निर्णय लिया गया और क्या असर पड़ेगा इन चीजों का आने वाले चुनाव पर? देखिए, समस्या ये है कि ये चुनाव से पहले इसलिए शायद निर्णय लिया गया है कि चुनाव जीतने के लिए ही दशकों तक भारत में बांग्लादेशियों को बसाया जाता रहा है। रोहिंग्या आके बसते रहे हैं, बहुत आसान था उनके लिए यहाँ पर आना, अपना पहचान पत्र बनवा लेना, राशन कार्ड बनवा लेना, सरकारी योजनाओं सुविधाओं का लाभ लेना और फिर सरकार अवैध कॉलोनियाँ बसा लेना। फिर उसके बाद में सरकार ये मानना जाता था कि भाई सरकार कहीं ना कहीं रहने के लिए व्यवस्था देगी ही। तो एक तो ये है, दूसरा ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सामने है। पश्चिम बंगाल है, कई जिले आप देख सकते हैं देश में। दिल्ली में समस्या बहुत पहले से है, पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कई चीज़ें हमने देखी। और बिहार में चूँकि पिछले 20-25 साल में बिहार में ये तेज़ी से डेमोग्राफी बदली है। मुस्लिम आबादी बेतहाशा बढ़ी है कुछ जिलों में, खासकर वो नेपाल से जुड़े सटे जो इलाके हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार और दरभंगा में भी। तो ये इन इलाकों में जो बस आकर बाहर से बसे हैं मुसलमान, तो ये कहा जाता है कि ये या तो बांग्लादेशी हैं या फिर वो रोहिंग्या हैं जी। और ये यहाँ पे उनका सब पहचान पत्र सब कुछ बन चुका है। यही वजह है कि इस बार कहा जा रहा है कि अगर वोट देना है तो आपको 2003 से पहले का बिहार में यहाँ का स्थानीय नागरिक होने का पहचान पत्र देना होगा। बिल्कुल, अगर नहीं देंगे तो आप वोट नहीं दे सकते जी। और इस मुद्दे पर राजनीति होनी तो शुरू लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से बाकी प्रदेशों में, दिल्ली में भी, दूसरी जगहों पे भी जो जिस तरह से बांग्लादेशियों को बसाया जाता रहा है वोट बैंक के तौर पे, तो जो लोग बसाते रहे हैं या जिन लोगों को इससे फायदा हुआ है, उन लोगों ने इनको भी बदले में एवज में ये दिया है, पहचान पत्र दिया है भारतीय होने का, तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया है। तो दोनों के बीच में खलबली मचनी लाजमी है। तो और सबसे बड़ी बात यह है, ये आरजेडी के परंपरागत वोटर रहे हैं और ये वो 5 इलाके कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, ये वो इलाके हैं नेपाल से सटे हुए ज़्यादातर इसमें इलाके हैं जहाँ पे जेडीयू का प्रदर्शन कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है। बहुत अच्छा क्या मतलब, अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो बाहरी आके बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी कहा जाता है कि बांग्लादेश से आए हैं या फिर रोहिंग्या हैं, उन्होंने सब कुछ अपना यहाँ बनवा लिया है और वो परंपरागत वोटर माने जाते हैं, एंटी बीजेपी। तो अब आरजेडी का तो इसमें लाजमी है कि आरजेडी इस पे सवाल उठाएगी और तमाम महागठबंधन के दल के लोग उठाएंगे
और एक और साहब उठाएंगे, वो हैदराबाद वाले ओवैसी साहब, जिनको अनएक्सपेक्टेड वहाँ सीटें मिली थी। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनको 5 सीटें मिल गई थी, और ये 5 सीटें इन्हीं इलाकों में मिली थी। इसकी वजह है कि किशनगंज एक ऐसा जिला है बिहार का जहाँ 67-68% के आसपास मुस्लिमों की आबादी है जी, और इनमें से 60% से 65% ऐसे हैं जो बाहर से आके बसे हैं। तो यही वजह है कि यहाँ एनडीए गठबंधन का समीकरण बिगड़ जाता है और महागठबंधन को यहाँ कामयाबी मिलती दिखती है। और यही वजह है कि इन इलाकों में ओवैसी साहब जैसे, जो पहली बार शायद चुनाव लड़ रहे थे बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव संजीदगी से, और प्रचार भी करने 1-2 बार ही पहुंचे थे, इसके बावजूद उनके 5 विधायक जीत गए। वो यही वजह थी कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी बाकी बिहार के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। यहाँ कई जगहों पे तो अब जैसे कि किशनगंज जैसे इलाके में तो 31% के आसपास मुस्लिम है, हिंदू आबादी है, 68% के आसपास मुस्लिम है। तो इन जिलों में तो हमेशा समस्या बनी रहती है। तो ऐसा ही दरभंगा में भी है। दरभंगा हालांकि 22% के आसपास है, लेकिन कटिहार की भी स्थिति ऐसे ही है, लगभग 44-45% मुस्लिम है। तो यहाँ जो है, और ये माना जाता है कि ये तमाम आबादी वो है जो बांग्लादेश से आकर यहाँ बसे हैं, यहाँ के नागरिक बन गए हैं, यहाँ के वोटर बन गए हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, और एक तरह से वो परंपरागत वोटर आरजेडी के हैं, जिसमें सेंध लगाया था पिछली बार ओवैसी ने। तो इन पार्टियों का इस पर सवाल उठाना लाजमी है। हाँ, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले ये कदम उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि 2003 से पहले आप यहाँ के नागरिक थे, ये आपको साबित करना होगा, उसके बाद ही आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन राजकुमार जी, सवाल क्यों ना उठे? देखिए, ये ऐसी चीज है जिसको आप, ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त ही करना जरूरी है, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका वोट बैंक जो है उतना प्रभावी तरीके से आपको वोट ना करे इस मुद्दे को लेकर के। बाकी तरीके से आप उनको लुभा सकते हैं, लेकिन अब अगर आप ये चीज करते हैं, अवैध लोगों को यहां से निकालने का प्रयास करते हैं, तो आप शुरुआत में भी कर सकते थे, या तो आप चुनाव अब इसी साल है, आप भाई 2 साल पहले कर सकते थे। अभी अगर इन चीजों पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं ये चीज तो लगता है, जैसा आपने भी मेंशन किया, कि अगर इनको निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वोट ऑटोमेटिकली कट जाएंगे उन लोगों के जिनके ये वोटर रहे हैं। तो चुनाव के वक्त ही अगर इन तरीके का एक्शन लिया जाए, हालांकि ये एक्शन सही है, लेकिन तब तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। अब देखिए, जो चुनाव आयोग का जो कार्य क्षेत्र है, तो चुनाव आयोग को जो काम करना होता है वो चुनाव के दौरान ही करना होता है। चुनाव के बाद वो उसका कोई खास दखल रहता नहीं है लोकतंत्र में, कि उसके बाद वो फैसला करे कि नहीं हम फिर से यहाँ लोगों की गणना करेंगे। वो गिनती करना सरकार का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें हैं कि उसको ये तय करना है कि वोट कौन दे रहा है, वो भारतीय नागरिक है या फर्जी तरीके से आके बाहर से रह रहा है, और उसका वोट हमारे लोकतंत्र में किस तरह से असर डाल रहा है, ये चीज़ें तय करना चुनाव आयोग का काम है। अब चूंकि चुनाव है बिहार में, तो बिहार में चुनाव आयोग एक्टिव हुआ है और उसको नज़र आया होगा कि चूंकि जनगणना होती है तो उसके हिसाब से जो आंकड़े जाते हैं, तो ये हालांकि 2011 के बाद से अभी जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 11 के बाद से जो वोट डाले गए हैं उसके आधार पर, और जो आंकड़े निकल के प्रतिशत निकल के आते हैं मतदान के आधार पर, तो उससे जो देखा गया है, तो ये चुनाव आयोग को भी पता चला है, सामने आया है कि भाई अप्रत्याशित तरीके से जो है एक खास वर्ग का जो है वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि 2000, और इसमें कोई कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अब चुनाव है तो राजनीति तो इस पर होगी ही, और दोनों तरफ से राजनीति होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष वाले इसका विरोध करेंगे। समर्थन करने वाले ये दिखाएंगे कि भाई बाहरी हैं, इन लोगों को पाला था, और ये अपनी पिच पे, हिंदुत्व की पिच पे बीजेपी वैसे भी खेलती रही है, तो वो भी अपना दिखाने की कोशिश करेगी कि इन लोगों को पाला था, इन्हीं की वजह से ये लोग सरकार चला रहे थे और इन्हीं की वजह से ये इस तरह की चीज़ें थी। तो अब बिहार के तो ये जो इलाके हैं, किशनगंज, अररिया, भागलपुर का तो खैर पुराना इतिहास रहा है,
पूर्णिया, तो ये कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां कहा जाता है कि भाई वो लोग हिंदू वहां रहने से डरते हैं, बिल्कुल कानून व्यवस्था की समस्याएं रहती हैं, और नेपाल बॉर्डर से सटे होने की वजह से कई तरह की अनैतिक गतिविधियां भी वहां होती हैं। कई बार पुलिस भी वहां नहीं गई है, और आपको याद होगा कि वहीं पे NIA ने एक बार वहीं से गिरफ्तार किया था एक ऐसे संगठन को जिसके पास ऐसे पर्चे मिले थे जो गजबाए हिंद बनाने के लिए एक मिशन चला रहे थे वो भीतर भीतर। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अब चुनाव आयोग अपने लेवल पे कर रहा है, और राजनीति है ये होती रहेगी, ये दोनों पक्ष से होगी और ये चलता रहेगा। लेकिन आपने जिन अभी कृत्य की बात कही, कृत्य छोड़िए, उसको एक तरह से कांड ही कहेंगे कि गजवाए हिंद का जो एक पर्चा लेकर ये लोग घूम रहे थे, पूरी प्लानिंग का उसमें वो चीज लिखी हुई थी। तो अब अगर ये चीजें, क्योंकि बिहार की जनता को पता है ये चीजें बहुत हाईलाइट हुई हैं और एक बहुत चिंता का विषय है, तो अब अगर विपक्ष तेजस्वी यादव या जैसा आपने ओवैसी का भी जिक्र किया, ये अगर इन चीजों का विरोध करते हैं कि अरे भाई इनको मत भेजो, ममता बनर्जी की तरह एक रुख अपना लेते हैं कि उनको गले से ही लगा ले, बिल्कुल उल्टा ये कहने लग जाए कि नहीं इनको रहने के लिए शरण दो, अच्छा घर दो, अच्छा खाना दो, तो बिहार की जनता के मन में तो एक मैसेज क्लियर जाएगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो अवैध घुसपैठियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो क्या तेजस्वी यादव का इसके विरोध में खड़ा होना चुनाव से जस्ट पहले नुकसानदायक है? मुझे नहीं लगता। एक चीज होती है मेंटल पावर शेयरिंग, मतलब मानसिक तौर पे सत्ता का साझीदार होना, और जो वर्ग जिस पार्टी को समर्थन कर रहा है, मतलब उदाहरण के तौर पे जो जाति या जिस वर्ग दल के लोग महागठबंधन को समर्थन देते हैं, उनको इस बात से कोई असर नहीं पड़ रहा है कि आपकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कि अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, कि वहाँ पे किस तरह के कानून व्यवस्था की समस्याएं आ रही हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं और भारत के नागरिकों के हिस्से में डाका डाल रहे हैं जी। तो इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जाति सबसे बड़ी चीज़ होती है, जाति के लिए कुछ भी कुर्बान कर देते हैं, सुविधाओं से समझौता कर लेते हैं, विकास से समझौता कर लेते हैं, सही कैंडिडेट उम्मीदवार से लोग समझौता कर लेते हैं। यही वजह है कि 15 साल लालू जी का शासन रहा, चलिए ठीक है, उनको भी कहा जाता है कि जंगल राज, तो आपने उनको बोल दिया, लेकिन इस 20 साल में भी जी बिहार की स्थिति कहाँ बदली? बिल्कुल, वो तो इस 20 वर्षों में भी वहीं खड़ा है जहाँ पे खड़ा था। आप गिनाने के लिए गिना सकते हैं कि बिजली दे रहे हैं, सड़कें चमका दिया हमने, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाएं हैं जिसका नाम आप गिना रहे हैं। इन बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़ के डेवलपमेंट कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, रोजगार कहाँ है, पर कैपिटा इनकम कहाँ है जी। इन सब चीज़ों पे ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और इस पे कभी गंभीरता से विचार किया नहीं गया, और शायद यही इसलिए नहीं किया गया क्योंकि लालू यादव ने बहुत पहले ही कह दिया था कि विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते। और वो चीज़ बिहार में आज भी है कि तमाम चर्चाएं होंगी, समस्याओं की बात होगी, शिकवे शिकायत होंगे, लेकिन वोट उसी को देंगे जिसको हम पसंद करते हैं। बिल्कुल, अच्छा बुरा उसमें नहीं सोचा जाता है, और यही स्थिति उसमें भी बदलाव नहीं आया। तो जब जनता नहीं बदली है, तो आप जब प्रजा नहीं बदली तो राजा कहाँ से बदल जाएगा? जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है, वैसा राज होता है। आपकी डिमांडिंग होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश से आप तुलना करें बिहार की, तो 10 साल पहले, 15 साल पहले तक दोनों प्रदेश की कमोबेश एक ही स्थिति थी। लेकिन आज की डेट में देखिए काफ़ी चीज़ें, कानून व्यवस्था से लेकर उद्योग धंधे तक, निवेश से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, हर क्षेत्र में जो है प्रगति हो रही है। जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इतना बड़ा विशाल प्रदेश होने के बाद भी, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी। लेकिन बिहार में कहाँ है? वही चीज़ें हैं जो 2005 में आप जो कहते आए थे, पलायन आज भी नहीं रुका है, पलायन आज भी जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर आज भी, पहले एनडीए सवाल उठाता था, आज महागठबंधन उठा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो बात तो जीरो हो जाए, भूल जाइए। ये सब चीज़ें वहाँ सरकार ही नहीं सोचती तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? तो ये है, चुनाव है तो इन सब की चर्चा होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं और स्थितियाँ वही रहती हैं।
तो यही वजह है कि अब चुनाव आयोग, ये मौका आया है तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से कर रहा है, और ये एक अच्छी पहल है कि उसमें कोई बुरा भी नहीं है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, आप यहाँ के वोटर हैं, परमानेंट निवासी हैं, बिल्कुल, तो आप अपना पहचान पत्र दिखाइए और वोट दीजिए। अगर नहीं है तो आपको अधिकार नहीं है कि आप दूसरी जगह से आके भारतीयों के अधिकार पे, यहाँ वैसे ही 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, आप क्यों हमारे संसाधनों का दोहन करेंगे जी, हमारे जो कि हमारे खुद के लिए बहुत कम है। तो ये अच्छा कदम है, और इसे बड़े पैमाने पर मुझे तो लगता है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए था। बहरहाल ये शुरुआत हुई है बिहार से, तो ये अच्छी बात है, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे इसको और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, आगे इसको बढ़ाया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी भी है। शायद इसी लिहाज से जो है यूसीसी, एनआरसी, ये चीज़ें भी लाई जा रही थी, और मोदी सरकार की यही कोशिश थी कि जो अवैध तरीके से इस देश के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, उन्हें वापस उनके देश वापस भेजा जाए। और ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये बात यहीं तक सीमित नहीं है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, अपने घर में रह रहा है, नहीं। ये बात इतनी दूर तक है कि लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं। झारखंड का तो ये चीज़ बहुत चर्चित है झारखंड के लिहाज से, कि वहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, आदिवासियों से शादी कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, और एक तरीके से पूरा अपना बसेरा ही बसा लेते हैं। उसके बाद फिर वो यहाँ की पहचान पत्र बना लेंगे, यहाँ पर संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, कई बार तो नौकरियां भी पा लेते हैं, और कई सालों साल तक पता ही नहीं चलता कि भाई ये तो किसी और देश से आए हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि कोई अवैध तरीके से बिहार के अंदर आ जाए, यहाँ पर रहने लग जाए, नहीं। ये कहानी बहुत दूर तक चली जाती है, और इस बात की जो सच्चाई है, ये सभी पार्टियों को समझने की जरूरत है। सिर्फ चुनाव आयोग ये काम कर रहा है तो सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि ये किसके पक्ष में जाएगा। ये सभी पार्टियों को समझना है कि भाई, आप हो सकता है सत्ता के अंदर है, सत्ता के बाहर है, लेकिन देश तो सबका है। ये इस बात का ख्याल सबको रखने की जरूरत है, और आने वाले समय में किस तरीके से ये प्रभावशाली तरीके से लागू होता है, ये तो देखना होगा। इसका बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।